नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं 12वीं कक्षा की हिंदी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे काव्यखंड के अंतर्गत संकलित रचना प्यारे नन्हे बेटे को। रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। बच्चों, हिंदी साहित्य जगत में विनोद कुमार शुक्ल अभी अभी बहुत ही जाना और चर्चित नाम है, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है और साहित्य जगत में इसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो हम इनकी रचना से अभी अवगत होंगे। उसके पहले विनोद कुमार शुक्ल का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। आइए हम उनका संक्षिप्त परिचय को देखें। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अध्यापक के पद पर थे और अध्यापन का कार्य किया था इन्होंने। विनोद कुमार शुक्ल को खूब पढ़े जाने वाला लेखक के रूप में प्रसिद्धि मिली। 20वीं सदी के 7वें 8वें दशक में कवि के रूप में इनकी पहचान बनी और अभी सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेखक के रूप में लोग जानते हैं। हिंदी साहित्य में इनकी रचनाओं को बड़े ही आदर के साथ लोग पढ़ता है और बहुत ही इनकी रचनाओं में नयापन और खूबियाँ होती है। उसका कारण है कि विनोद कुमार शुक्ल जीवन के अनुराग, प्रेम, सौंदर्य, चेतना, संबंध बोध आदि की रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं में इन सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो भला कौन नहीं उसको पढ़ना चाहेगा। हर कोई की ये उम्मीद होती है कि हमारा जीवन अनुरागपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो, उसमें सौंदर्य हो, उसमें एक चेतना हो और संबंधों के प्रति कर्तव्य भाव हो। तो इनकी रचनाएं इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द होती है। इनके अनेक उपन्यासों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इन्हें जो सम्मान मिला है उसमें ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार शामिल है। बच्चों, अभी हम इस पाठ के रचनाकार का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते रहे थे। हम इनकी रचना की ओर बढ़ते हैं। रचना का शीर्षक है प्यारे नन्हे बेटे को। यानी कवि जो है से अपने छोटे बेटे, जो नन्हे बेटे हैं, उसको ये संबोधित किया है। हम कविता की पंक्ति को देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया, सुनना यह। बच्चों, आप लोग भी अपने बचपन में अपने पिता के कंधों पर जरूर चढ़ा होगा। अगर पिता के कंधे पर आपको चढ़ने का अवसर न मिला हो तो पिता के समान ही अपने चाचा, ताई या फिर दादा के कंधे पर आप जरूर चढ़े होंगे। उन कंधों पर चढ़ने के बाद बच्चों को जो सुखानुभूति होती है, जितना अच्छा लगता है, वह तो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। पिता का कंधा और उसके ऊपर बच्चा, यानी पिता से भी बड़ा हो जाना। कविता की शुरुआत वहीं से की गई है कि एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पिता के कंधे पर बैठा है और वह दुनिया के सौंदर्य को देख रहा है और उस सौंदर्य को देखने के बाद वह अपने तुतली आवाज़ में कहता है कि मैं दादा से भी बड़ा हो गया हूँ।
पिता जो हैं, पिता से बड़े दादा होते हैं और पिता के कंधे पर चढ़ कर के वो दादा की बराबरी नहीं बल्कि उनसे बड़ा होने की बात वह कह रहा है। यह सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हर पिता को अपने संतान की उन्नति अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। कवि को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा है अपने पुत्र से सुनना। कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। जब बेटे की ये बातें उसे अच्छी लगी है तो चाहता है कवि कि हम अपनी बिटिया से भी पूछते हैं कि उसके ज्ञान का क्षेत्र कहाँ तक आगे बढ़ा है। इसलिए कवि आगे लिख रहे हैं कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। चिमटा, कड़कुल, शिगरी, समसी, दरवाजे की शांकल, कब्जे खिला दरवाजे में धंसा हुआ, वह बोलेगी झटपट। बच्चों, कवि की इच्छा हो रही है कि वह अपनी बिटिया से भी पूछे, वह जाने अपनी बिटिया को कि उसकी समझ कहाँ तक विकसित हुई है। इसलिए वह पूछता है अपनी बेटी से कि तुम बताओ कि हमारे आसपास में लोहा कहाँ कहाँ है। तो बेटी उन्हें चिमटा का नाम बताती है, कड़कुल जो कलछुल होता है या कलछी हम लोग कहते हैं, शिगरी, समसी और दरवाजे में जो सांकल लगा हुआ है, कब्जे में धंसा हुआ जो कील है, इनका नाम वह बताएगी। ऐसा कवि की कल्पना है कि अगर मैं बेटी से पूछ लूँ तो बेटी झटपट ये सारी चीज़ बता देगी। नन्ही बिटिया, प्यारी बिटिया कह कर के कवि ने पुकारा है। तो प्यारी बिटिया यानी नन्ही बिटिया है, वह इन सब सामानों का नाम वह लेगी, वह लेती है इसलिए कि ये सारी सामग्रियां जो है वह पारिवारिक उपयोग की वस्तु है। जिसे बेटी अपने घर में देखती है वह इन सामानों का नाम लेकर के वो बताती है। कविता में लोहा के बारे में पूछना थोड़ा सा अजीब किस्म का लगता है। लोहा एक ऐसा धातु है, सबसे कम मूल्य का धातु, और उसके बारे में कवि पूछ रहा है। तो निश्चित रूप से लोहा के संबंध में कुछ खास बतलाने वाला है कवि। हम कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं और देखते हैं कि लोहा के संबंध में जो जानने की इच्छा कवि की हुई है वह इच्छा कहाँ तक जा रही है। रुककर वह फिर याद करेगी। वह जो बेटी है उतने वस्तुओं का नाम बताने के बाद थोड़ा देर रुक जाएगी और फिर वह याद करेगी, वह सोचेगी। क्या सोचेगी कि एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही, जिस पर भैया की गीली चड्डी, फिर एक सेफ्टी पिन, साइकिल पूरी। कहने का यह मतलब ये है कि जो बिटिया है वो नन्ही बिटिया है, उसकी स्मृति बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी स्मृति विकसित नहीं है। तो वह कुछ सामानों का नाम तो वह बतलाएगी जो घर में पारिवारिक उपयोगों में ली जा रही है, जो सामग्रियाँ, उसका नाम तो वह बताएगी। लेकिन वह कुछ देर रुक जाएगी और फिर वो याद करेगी और तब उसे शायद स्मरण हो जाएगा कि दो खंभों से बंधा हुआ एक तार जो है वह भी लोहे का ही बना हुआ है और उस लोहे के तार का उपयोग भैया की चड्डी सुखाने के लिए किया जाता है। यहाँ पर चड्डी सुखाने का मतलब ये है कि
तार जो बंधे हुए हैं एक अलगनी के रूप में हैं, जिस पर, और वह तार बाहर में हैं तो वह अलगनी वस्त्र को सुखाने के लिए प्रयोग होते हैं। तो वस्त्र सुखाने के लिए, यानी जो अधोवस्त्र हैं, जो चड्डी है, वह भी उस पर सुखाए जाते हैं। यानी उस तार का उपयोग इतना किया जाता है कि अच्छे से अच्छे कपड़े से लेकर के अधोवस्त्र तक भी उस पर सुखाए जाते हैं। उसको वह याद करेगी, वह बताएगी उसके संबंध में भी, और वह बताएगी कि सेफ्टी पिन जिसे लड़कियां बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है वह भी लोहे का बना हुआ है, और साइकिल तो पूरा का पूरा वह लोहे की गाड़ी है, वह उसको बता देगी। कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं। इतना बताने के बाद भी कवि संतुष्ट नहीं है। बिटिया द्वारा स्मरण शक्ति को आगे ले जाने के बाद भी इसको विश्वास है कि वह कुछ और ज़्यादा बताएगी। आसपास वह ध्यान करेगी, सोचेगी, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की, कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। प्यारे बच्चों, कवि का यह मानना है कि बिटिया जो होती है वह चंचल अत्यधिक होती है। वह पारिवारिक वस्तुओं का नाम तो बताई है, लोहे से निर्मित पारिवारिक वस्तुओं का नाम वह बताई है, फिर वह कुछ सोच करके कुछ बाहर की वस्तुओं का भी वो नाम बताई, लेकिन इतना से भी वह संतुष्ट नहीं होगी। वह ध्यान करेगी, याद करेगी कि हमारे आसपास लोहे से निर्मित और कौन कौन सी वस्तु है कि उसे हम अपने पापा को बतला दें, अपने पिता को बतला दें। यहाँ पर लोहे की वस्तु के प्रति सजगता और पुत्री की चंचलता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। प्यारे बच्चों, अगली पंक्ति को देखते हैं। मैं याद दिलाऊंगा जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंदर लोहे की गोली। प्यारे बच्चों, कवि एक पूरा चित्र यहाँ पर उभारना चाह रहा है। वह कह रहा है कि जब हमारी प्यारी बिटिया याद करने में अगर लग जाएगी कि आसपास में क्या क्या वस्तु है जो लोहे से निर्मित है, तो उसको मैं याद दिला दूंगा और उसको सिखाऊंगा कि बेटी, फावड़ा, कुदाली, टंगिया, बसुला, खुरपी, बैलगाड़ी का चक्का और बैलों के गले में जो घंटी बंधी हुई है उसके अंदर की गोली भी लोहे से बनी हुई है। यहाँ पर पिता अपनी बेटी को सिखलाना चाह रहा है, लोहे से निर्मित वस्तु के बारे में बताना चाह रहा है। पिता ने यहाँ पर जिन जिन वस्तुओं का नाम लिया है, फावड़ा, कुदाली, ये सब जो हैं, ये पुरुष वर्ग द्वारा श्रम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं। पुत्री ने प्रारंभ में जो जिन वस्तुओं का नाम बताई थी वह परिवार में उपयोग किए जाने वाले वस्तुओं का नाम है। पिता चाह रहा है कि श्रम में उपयोगी होने वाले लोहे के बारे में भी हमारी बेटी जान जाए, और वह उसको सिखलाना चाह रहा है। लेकिन क्या एक बेटी को सिखलाने का या उसके ज्ञान की सीमा की समाप्ति यहीं पर कर दी जाएगी? नहीं, कवि उससे आगे भी बढ़ा है। क्योंकि प्रायः घरों में जो स्थिति पैदा होती है उसको भी कवि
कविता में उपस्थापित किया है वो दृश्य भी हमारे सामने परिलक्षित हो रहे हैं। हम कविता के अगली पंक्तियों को देखते हैं। पत्नी याद दिलाएगी। बेटी जब गिन गिन करके नाम बता रही है तो उस बताने के क्रम में पिता सिखलाने लग जाता है, और जब पिता सिखलाने लग जाए तो घर की पत्नी जो उस प्यारी बिटिया की माँ है, भला वो क्यों चुप रहेगी? वह तो चाहेगी कि हमारी बिटिया और आगे बढ़े और आगे बढ़े। इसीलिए पत्नी उसको याद दिलाएगी, जैसे समझाएगी बिटिया को बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की कांड़ी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बड़ा डीला, जगह जगह लोहे के टीले। प्यारे बच्चों, हमने कविता के पूर्व की पंक्ति, इसके पहले की जो पंक्तियां थी उसमें मैंने देखा कि पिता सिखलाना चाह रहा है और वह उसको बतला रहा है कि पुरुष वर्ग द्वारा श्रम में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं का नाम जो लोहे से निर्मित है, और पत्नी यहाँ पर समझा रही है और समझा करके अपनी बिटिया को बतला रही है ऐसी सामग्रियों के नाम जो महिलाओं के धनोपार्जन में सहभागी होते हैं। एक महिला जब अपनी गृहस्थी को बढ़ाने के लिए धनोपार्जन करना चाहती है तो वह इन्हीं सब लोहे से निर्मित वस्तुओं का उपयोग करती है। हंसिया, चाकू, है ना, बाल्टी, लोहे की घिर्री, ये महिलाओं के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। और इसके अलावे वह लोहे के खाद्यान्न को भी बता दे रही है। कविता की पंक्ति को फिर से देखते हैं। हंसिया, चाकू और नीचे की पंक्ति में भिलाई, बड़ा डीला। ये भिलाई, बड़ा डीला जो है छत्तीसगढ़ का एक जगह है जहाँ पर लोहे के अयस्क प्राप्त होते हैं, कच्चे लोहे वहाँ की धरती में दबे पड़े हुए हैं। पत्नी जो माँ है वो अपने बेटी को लोहे से निर्मित सामग्रियों को बताते बताते वो पूरे खाद्यान्न को भी बता दिया कि जहाँ से लोहे निकलते हैं, यानी अपनी बिटिया को वह संपूर्ण ज्ञान देने का यहाँ पर यत्न कर लेती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर माँ जो है वह यहाँ पर समझा रही है। पिता वहाँ सिखला रहे थे, यानी पिता का वहाँ प्यार था। माँ यहाँ बेटी को समझा रही है। इसमें माँ का स्नेह है, इसमें ममता है, और स्नेह और ममता बस वह संपूर्ण उसे बता देती है। वस्तुएं ही नहीं, शायद कोई वस्तु छूट जाए उससे, इसीलिए कि पूरा का पूरा लोहे का भंडार बिटिया को बतला देती है कि ये भिलाई, बला डीला जगह जो है वहाँ बहुत सारे टीले हैं जो केवल लोहे ही लोहे वहाँ होते हैं। इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लोहा है, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है वह लोहा है। प्यारे बच्चों, अभी लोहे की खोज हो रही है। कविता में लोहे की खोज हो रही है। एक पिता अपनी बेटी से पूछ रही है और बेटी द्वारा बताए जाने के क्रम में पिता भी उसमें शामिल हो जाता है। पिता से के शामिल होने के बाद उसकी माँ जो पत्नी है वह भी उसमें शामिल हो जाती है। तो कवि का कहना है कि हम लोग लोहे के बारे में घर भर मिलकर के सोच सोच कर ढूंढ लेंगे कि लोहा और कहाँ कहाँ तक है।
कवि यहाँ पर कह रहा है इस घटना से उस घटना तक, इस घटना से उस घटना का यहाँ तात्पर्य है सिखलाने से लेकर के ढूंढने तक। प्रारंभ कहाँ से हुआ है? सिखलाने से। बेटी को पिता सिखलाना चाहा है कि ये सब वस्तुएं भी लोहे से निर्मित है। उसी क्रम में माँ समझाने लग गई है और फिर पिता माँ के समझाने के बाद अब पिता स्वयं सोच रहा है कि क्यों नहीं हम लोग घर भर मिलकर के यह सोचेंगे कि और कहाँ कहाँ लोहा है। इस घटना से उस घटना तक का तात्पर्य यहाँ पर सिखलाने से लेकर के ढूंढने तक की है। क्यों ढूंढा जाएगा लोहे को? क्योंकि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है। मेहनत करने वाला जो आदमी है वह लोहे की तरह मजबूत है। यहाँ पर लोहा एक प्रतीक के रूप में आया है, मेहनत के प्रतीक के रूप में, श्रम के प्रतीक के रूप में, कि लोहा श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। मैंने प्रारंभ में बच्चों आपसे ये बातें कही थी कि लोहे जैसे साधारण धातु के संबंध में कभी जानकारी ले रहा है तो इसके पीछे कुछ न कुछ बातें होगी। देखिए, कभी यहाँ आकर के स्पष्ट कर रहा है कि लोहा जो है, जो साधारण धातु है, वह हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। पहले पारिवारिक उपयोग से जुड़ा हुआ है, दूसरा पुरुष के श्रम से जुड़ा हुआ है, श्रम में वह सहायक बन रहा है जिससे समाज को लाभ मिलता है, राष्ट्रीय स्तर पर उससे काम लिए जाते हैं। तीसरा, माँ जो बतला रही है वह परिवार में सहायक होने के साथ साथ महिलाओं के धनोपार्जन में वह उपयोगी हो रहे हैं। इस प्रकार लोहा हमारे जीवन में यात्रा कर रहा है। जीवन की यात्रा लोहे से प्रारंभ होती है और वह अनवरत जीवन में चलते रहता है। यानी जीवन में उपयोग के बहुत ही काम के धातु है यह लोहा। लोहे का यह चरित्र ही बतलाने के लिए कवि लोहे की खोज कर रहा है। हम कविता की अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली, लोहा जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। कवि ये कह रहा है कि केवल श्रम करने वाले, मेहनत करने वाले व्यक्ति का ही यह प्रतीक लोहा नहीं है, बल्कि उन तमाम स्त्रियां, वे सभी औरतें जिसको समाज ने दबाया है, जिसे सताया है, उसका भी प्रतीक है लोहा। कविता में धरती के गर्भ में दबे होने की बात बताई गई है कि लोहे के अयस्क वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो जिस तरह से लोहा वहाँ पर दबता है, या फिर ये जितने भी पारिवारिक उपयोग की वस्तु या श्रम की वस्तुएं का निर्माण होता है, तो लोहे को गर्म आग में डाल करके खूब उसको पीट पीट करके उसके फावड़े, उसके कुदाल, हंसिया, खुरपी, ये सब उससे निर्माण किए जाते हैं। कितना आघात होता है उस पर, और उन आघातों को लोहा सहते रहता है। इस प्रकार लोहा जो है वह दबी हुई महिलाओं का भी प्रतीक है, महिलाओं के शोषण को भी बतलाने के में की शक्ति रखता है। लोहा इस प्रकार जीवन से जुड़ गया है और स्त्री के शोषण और पुरुष के श्रम की वकालत करता हुआ हमारे जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा हुआ है। हम कविता की अगली पंक्ति को देखते हैं।
उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है लोहा है, हर वो औरत दबी सताई हुई बोझ उठाने वाली लोहा। प्यारे बच्चों, यहाँ भी एक बार कवि कह रहा है कि इस घटना से उस घटना तक, इस घटना उस घटना तक, तो यहाँ पर 2 बार उस घटना तक की पुनरावृत्ति हुई है इस कविता में। प्रारंभ की पंक्ति में यह बात भी यहाँ पर आई है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का और लड़की का हो दुल्हा प्यारा। यानी कवि की एक इच्छा यह भी हो रही है कि जो कंधे पर मेरा बेटा बैठा हुआ है वह जल्दी से बड़ा हो जाए और बिटिया जो नन्ही प्यारी बिटिया है उसकी भी शादी हो जाए, उसको प्यारा सा दुल्हा मिल जाए। हर एक माँ, हर एक पिता की यही इच्छा होती है कि उसके संतान जो हैं सो जल्दी से बड़े हो जाएं और जिम्मेदारियों को समझने लगे, वे आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर उस घटना तक कह कर के कवि यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि जीवन में जो बचपन है वह सियानापन तक पहुँच जाए। कभी वहाँ तक पहुँचना चाहता है, बचपन में ही रह जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए यहाँ पर उस घटना तक की पुनरावृत्ति हुई है। एक बार फिर हम कविता की इन पंक्तियों को देखते हैं कि जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबाई सताई बोझ उठाने वाली लोहा। यानी लोहा जो है वह दबाई सताई हुई औरत का प्रतीक है और हर पुरुष के आदमी जो पुरुष है उसके मेहनत का प्रतीक है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस कविता में हमने देखा कि लोहा जो सामान्य धातु है उसके माध्यम से कवि हमें पुरुष के श्रम और स्त्रियों के प्रति हुए शोषण को बताया है, साथ ही लोहे के महत्व को भी स्थापित किया है कि लोहा हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। साथ ही इसमें जीवन का अनुराग यह है कि जो छोटे बच्चे हैं वो सियाने हो जाएं। ये जीवन का सौंदर्य है जिसको इस कविता में पिरोया गया है। हम कविता के सौंदर्य को देखते हैं। आइए, इस कविता में प्रतीक के माध्यम से विशिष्ट बातें कहने का प्रयास किया गया है। कविता में लोहा एक प्रतीक के रूप में आया है और इससे एक विशेष बातें कही गई कि लोहा जीवन में के लिए कितना उपयोगी है और साथ ही लोहा किस प्रकार पुरुष के मेहनत और स्त्री के शोषण का प्रतीक है। बिल्कुल लोहे का जैसा जीवन है वैसे ही पुरुष में के जीवन में श्रम आते हैं, स्त्रियों के जीवन में उसका शोषण होता है। तो इन प्रतीक के माध्यम से विशिष्ट बातें कहने का प्रयास किया गया है। लोहे के नए रूप परिभाषित किए गए हैं। आपने देखा, अभी तक हम सभी लोहे को साधारण लोहा समझते थे, लेकिन देखिए कि लोहे को किस प्रकार परिभाषित किया गया, श्रम से और शोषण से उसको जोड़ा गया है। जीवन का सकारात्मक दृष्टिकोण, हमने आपको बताया जीवन अनुराग की बातें कि हर एक माँ बाप का सपना होता है कि छोटे बच्चे हमारे सियाने हो जाएं, बड़े हो जाएं, उसकी भी चर्चा इस कविता में हुई है। पूरी कविता में कल्पना का ही प्रयोग है, रूपक अलंकार भी आए हैं। पिता के प्रेम और माँ के स्नेह का चित्रण हमने देखा है कि पिता अब प्रेम बस अपनी बिटिया को सिखला रहा है, वहीं माँ अपने स्नेह के साथ बच्चे को समझाने का वहाँ पर वह प्रयास कर रही है, तो उनका भी उसमें चित्रण आया है। भाषा जो कविता की है वह एकदम सरल भाषा है और विदेशी शब्दों का सहज मिश्रण है। सेफ्टी पिन और साइकिल का प्रयोग इस कविता में कितना सहज ढंग से कवि ने कर दिया है। तो
विदेशी भाषाओं का भी जो प्रयोग हुआ है वो पूरी सहजता के साथ हुआ है, जिसे लोग आसानी से समझ सके और इसे ग्रहण कर सके। तो प्यारे बच्चों, आप इस कविता के माध्यम से लोहे को नए रूप में आपने देखा और पाठ की समझ आप में विकसित हुई। आप इसके अध्यायों को अभ्यास करेंगे, अभ्यास का हल करेंगे, लेकिन आप मेरे साथ एक गतिविधि कर लें। हम एक गतिविधि को देखते हैं। इस पाठ से संबंधित गतिविधि ये है कि कविता में जितनी भी बातें कही गई वो सारी बातें तो ग्राम्य परिवेश की वस्तुओं के बारे में बताया गया है। अब अभी आधुनिक परिवेश में जहाँ आप अपना जीवन को जी रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपके आसपास लोहे से निर्मित कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो इस कविता में नहीं आई है। आप उसकी एक सूची बनाएंगे। एक गतिविधि रही, आप इन गतिविधि को कर लेंगे और अभ्यास का भी हल करेंगे और लोहे को आप एक नए अंदाज में देखेंगे। आप खूब पढ़ें और मन लगाकर अपने कार्य को करें और आगे बढ़ते रहें, परीक्षा में सफल होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।